हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद एजाज रज़ा और मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम बात करेंगे अक्सर पूछे जाने वाले एक सवाल के बारे में। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट रखी जाए, कितनी कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस की जाए कि एफबीआर उस चीज़ को नोटिफाई ना कर सके, वो हम पे टैक्स ना लगा सके। तो एज सच जो लिमिट की बात है, कितनी अमाउंट, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। बट कुछ थ्रेश होल्ड्स हैं जिनको देखते हुए बैंक्स एफबीआर को आपका डाटा रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उन थ्रेश होल्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि वो थ्रेश होल्ड्स क्या हैं और वो कैसे रिपोर्ट होते हैं, और उनको जब बैंक रिपोर्ट कर देता है तो एफबीआर उसके बाद क्या करता है। तो सेक्शन 165 ए है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो इस चीज के बारे में बात करता है। प्लस उस पे जो रूल्स हैं, इनकम टैक्स रूल्स 2002 के 39 ए से लेके 39 डी तक इस चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं। बैंक बाउंड है एफबीआर को आपका डाटा देने के लिए, वो भी थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, कि जिसमें जो आपका डिपॉजिट जैसे ही 10 मिलियन के अमाउंट पर मंथ से क्रॉस करेगा तो बैंक्स का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डाटा आपका एफबीआर के पोर्टल को रिपोर्ट कर देगा। इसमें ये नहीं है कि मैनुअल को उनका कोई बंदा बैठा हुआ है वो उस चीज़ को देखेगा और रिपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। उनका सिस्टम है, उसके अंदर क्वेरीज लगी हुई हैं, प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है जो इस चीज़ को जैसे ये थ्रेश होल्ड मीट होगा तो आपकी ये ट्रांजेक्शन्स वो एफबीआर को रिपोर्ट हो जाएगी। तो डिपॉजिट्स है तो वो पर मंथ 10 मिलियन की अमाउंट है। जैसे ही आपका पर मंथ ये अमाउंट किसी भी मंथ की रिपोर्ट होगी तो बैंक आपका ये डाटा एफबीआर को दे देगा। इसी तरह जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से हम अपनी भी पेमेंट्स करते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी पेमेंट कर देते हैं, तो वो अमाउंट, उसकी जो लिमिट है वो 2 लाख की है। जो बैंक आपकी ये अमाउंट जैसे ही क्रॉस होगी पर मंथ के हिसाब से वो एफबीआर को रिपोर्ट कर देगा। अगर हम बात करें कैश विड्रॉल्स की, तो कैश विड्रॉल की जो लिमिट है वो 50,000 पर मंथ, या आप कह लें 50,000, सॉरी मैं पर मंथ लिखा हूँ, 50,000 की अमाउंट जैसे ही आप कैश विड्रॉ करेंगे और उस पर जो विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा तो वो एफबीआर को रिपोर्ट हो जाएगी। अब सोचने की बात यह है कि जो फाइलर है उसके ऊपर तो ये लगता नहीं है, तो ये किसके लिए है? तो ये नॉन फाइनर्स के लिए है, जो फाइनेंस एक्ट 2003 के बाद दोबारा इंट्रोड्यूस किए गए। पीछे इस चीज को विड्रॉ कर लिया गया था मगर दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें जो 0.6% का जो विदहोल्डिंग है, जैसे ही नॉन फाइनर उस चीज को विड्रॉ करता है तो वो उस पे 0.6% का टैक्स लगेगा, वो उस पे ना विदहोल्डिंग हो जाती है, तो वो बैंक इस चीज को रिपोर्ट करते हैं। और अगर वैसे बात की जाए कैश विड्रॉल की, तो वो 1 मिलियन पर मंथ है, ये दोनों पे एप्लीकेबल है। ये दोनों जैसे 1 मिलियन कैश विड्रॉल्स आपकी होती हैं तो वो बैंक इस चीज को रिपोर्ट कर देता है थ्रू अपने सिस्टम के एफबीआर के पोर्टल पे। एफबीआर का पोर्टल जो है, और जो आपके स्पेसिफिकली सेविंग अकाउंट्स हैं उन पे जो इंटरेस्ट आ रहा होता है उस पे अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। वो आपको अगर प्रॉफिट 1 रुपए का भी आया है तो उस पे जो विदहोल्डिंग है वो दोनों चीजें एफबीआर के पोर्टल पे यहाँ पे रिपोर्ट हो जाती हैं बैंक की तरफ से। उसमें कोई लिमिट नहीं है। वो जैसे ही आपका इंटरेस्ट आपका अक्रू होता है, जैसे बैंक आपके अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रखता है तो आपके अकाउंट से वो अमाउंट रिपोर्ट हो जाती है एफबीआर के पोर्टल पे। और अच्छा, ये अब थ्रेशोल्ड्स मीट हो गए हैं तो इसके बाद एफबीआर करता क्या है? एफबीआर ये नहीं है कि साथ ही आपको टैक्स लगा देगा या आपकी अमाउंट क्या कहते हैं उसमें से विड्रॉ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एफबीआर एक्चुअली करता ये है कि वो इन सारे थ्रेशोल्ड्स को, आपकी जो रिपोर्टेड इनकम है, अगर तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है, ठीक है, उसके साथ उसको कंपेयर करता है। तो अगर तो वो कहीं पे उसको मिसमैच नजर आता है, आपकी डिपॉजिट्स इतनी ज्यादा है, 10 मिलियन के अमाउंट पर मंथ देखा जाए तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, और यहाँ आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर अमाउंट्स हैं, कैश विड्रॉल्स हैं, प्रॉफिट ऑन डेट है, तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है तो उसमें कहीं से उनको मिसमैच नजर आता है। तो वो उसको फिर आपको फिर उसके बाद नोटिस भेजता है। उसके फौरन बाद ये नहीं करता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद कर देगा या आपके पेनल्टी लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपको बस सिंपल एक नोटिस भेजता है। वो नोटिस के अंदर आपसे क्वेरी करता है कि ये आपकी ये ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये चीजें हैं, तो वो मिसमैच हो रही हैं, तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है। और अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो फिर वो फर्दर चीजें उसकी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वो उस नोटिस के बाद आपका रिप्लाई आ जाता है, अगर रिप्लाई उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो फर्दर चीजें हैं। बट लिमिट्स ये हैं, इन लिमिट्स को देखते हुए वो आपकी रिपोर्टिंग हो रही होती है। आपने अगर रिपोर्टिंग को अवॉइड करना है तो ये रिपोर्टिंग, इसके थ्रू आप इन चीजों को देखते हुए अपनी बैंक की जो ट्रांजैक्शन है उनकी रिपोर्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं जी कितनी अमाउंट रखवा सकते हैं,
तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी मर्जी अपने अकाउंट में अमाउंट रखवाएं, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस करें इन थ्रेशोल्ड्स को देखते हुए, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। जस्ट ये है कि वो आपकी इनकम में डिक्लेयर्ड हो, जस्टिफाइड हो, आपकी इनकम वो डिक्लेयर्ड हो, उस पर टैक्स कटा हो और आपने उस पर टैक्स पे किया हो, तो कोई लिमिट नहीं है सच। और ये जो अक्सर बात सुनने में आती है कि कहा जाता है कि कोई बंदा हमसे पूछता है कि 30 जून पे हमारी अमाउंट जितनी पड़ी हुई है, हमें कहा जाता है, कंसल्टेंट्स हैं कुछ, वो कहते हैं कि 30 जून पे अमाउंट पड़ी हुई है वो सारी की सारी निकलवा लें, अदरवाइज बैंक आप पे टैक्स लगा देगा, सॉरी एफबीआर उस पर टैक्स लगा देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एफबीआर आप पे टैक्स अमाउंट दे के नहीं लगाता है, वो आपकी इनकम डिक्लेयर उस पे वो लगाता है। 30 जून पे अमाउंट ना रखने की सिर्फ एक जो रीजन कंसल्टेंट के लिए हो सकती है, वो उसके लिए रिकंसिलिएशन मुश्किल हो जाती है। अगर आपकी इनकम आप दिखा नहीं रहे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, और आप उसके बाद ईयर एंड पे आपका बैलेंस इतना ज्यादा आ जाए, तो उसके लिए एक रिकंसिलिएशन बनानी मुश्किल हो जाती है। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है। सिर्फ वो आपका इशू तब बनता है जब आप अपनी चीजें डिक्लेयर ना कर रहे हो। तो अब अगर मैं बात करूं, जो फॉरेन रिमिटर्स हमारे पास पैसे बाहर से आते हैं, तो उसके बारे में बात करूं, तो वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट है। मगर उसमें सिर्फ एक चीज है जो क्वेश्चन नंबर आ जाती है, कि उसमें एक लिमिट है 5 मिलियन की। 5 मिलियन की लिमिट किस चीज की है? 5 मिलियन की लिमिट ये है कि एफबीआर आपसे 5 मिलियन तक की अमाउंट जो फॉरेन रिमिटेंस आपके पास आई है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है आपके बैंक। मगर क्वेश्चन नहीं कर सकता है, मगर होना सिर्फ ये चाहिए कि वो जो रिमिटेंस है वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल के हो। ये नहीं कि हवाला हवाला हुंडी के थ्रू आप लोग कर रहे हैं और आप लोग कहें कि उस चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन ना किए जाए, नहीं। वो आपके प्रॉपर बैंकिंग चैनल में आई है, ठीक है। और उसमें आपको एफबीआर तब क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये कहाँ से आई, आपने कहाँ से कमाई की है, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर जैसे ये 5 मिलियन की अमाउंट क्रॉस होती है, तो एफबीआर आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ से आई है, इस पे आपने टैक्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, आपके फैमिली रिलेटिव्स बाय हैं तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन कर सकता है। और वो अगर आप उस क्वेश्चनिंग के रिप्लाई में प्रॉपर आंसर नहीं कर सकते, तो वो यहाँ ऊपर ये आपकी जो लिमिट्स इनके बारे में बात है, तो सेक्शन 111 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिस जो इसके बारे में बात करता है, जो एफबीआर को पावर देता है कि वो क्वेश्चन कर सके। और अगर वो आपका आंसर उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा, तो वो उसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम की डेफिनेशन में ले जाएगा और फिर अपनी मर्जी उस पर टैक्स लगा देगा। तो वो सिर्फ उस केस में एक्टिवेट होता है जब आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। और फर्दर अगर मैं बात करूं, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट्स आपके एसेट्स के बारे में, आपने कोई परचेजिंग ऐसी की है, आपने लैंड परचेज कर लिया है, व्हीकल परचेज कर ली है, और उस पे विदहोल्डिंग हुई है, तो वो भी अमाउंट आपकी रिपोर्ट होती है एफबीआर के पोर्टल पे। क्योंकि जैसे ही ये बैंक का नहीं है, किसी से भी आप, यानी कि आपने लैंड परचेज की है, तो लैंड रजिस्टरिंग जो अथॉरिटी है वो चीज़ को आप एफबीआर के पोर्टल पे रिपोर्ट करेगा। मैं अभी आपको नीचे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि वो कैसे रिपोर्ट होता है। आपने जो व्हीकल परचेज की है, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन पे जो उसका उस चीज को रजिस्टर उस पर टैक्स लग रहा होता है, तो वो भी रिपोर्ट होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो सीएनआईसी पे जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है बड़ी, जिस पे विदहोल्डिंग लगी है, और उसके अगेंस्ट, उस विदहोल्डिंग अगेंस्ट जिस पार्टी ने आपका टैक्स विदहोल्ड किया है या टैक्स काटा है, और उसने वो जमा करवा दिया आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट, तो वो आपके एफबीआई के पोर्टल पे चला जाएगा। जब आपके एफबीआई के पोर्टल पे चला गया है, तो आपको फिर उस चीज को देखना चाहिए कि मैं जो रिपोर्ट कर रहा हूँ अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, बस स्टेटमेंट में जो चीजें दिखा रहा हूँ, और जो मेरे पोर्टल पे जो चीजें आ रही हैं, वो मैच कर रही हैं, रिकनसाइल हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं, तो डेफिनेटली फिर एफबीआर आपसे क्वेश्चन करेगा। उनके सिस्टम के अंदर क्वेरीज लगी हुई हैं, जैसे वो उनको कोई ऐसी चीजें नजर सिस्टम जनरेट करके देता है, तो रेलिवेंट ऑफिसर आपको उस चीज के बारे में नोटिस भेजता है। और उस नोटिस के रिप्लाई आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसका सेक्शन 111 जो भी मैं बात कर रहा था वो एक आ जाता है, फिर वो अनएक्सप्लेन इनकम की तरफ आपकी चीजें ले जाता है। तो वो फिर आप पे टैक्स लगाता है। अदरवाइज ऐसे पैसे रखने में, ट्रांजेक्शन करने में, या 30 जून पे जितना मर्जी बैलेंस पड़ा है उस पर टैक्स नहीं लगाता, ऐसा कोई चीज नहीं है। तो अभी जो फर्दर रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो क्या कहते हैं, बल्कि पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपने इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है, आपको टैक्स नोटिस ना आए, ठीक है, आप इन चीज़ों से बच सकें। तो ये डेफिनेटली मैं ऊपर सबसे पहले मैंने बात किया है इन थ्रेश के बारे में, तो आपने इनको अवॉइड करना है। सेकंड, जो मेन चीज़ है वो आपकी फाइलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, वो आपके बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए प्रॉपर होनी चाहिए, और प्लस आपका जो एफबीआर पे डाटा है स्पेसिफिकली उसको देखते हुए वो एक्यूरेट फाइलिंग होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं पे मिसमैच आ गया, तो आपको नोटिस आने का चांस बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस आपको नोटिस आ जाएगा।
और फिर आपने जो अवॉइड करना है उसके लिए जो सेकंड आपके लिए जो फर्दर आपके लिए जो एक ओपिनियन ये है कि आप अपने पास जो डाटा कोई भी इनवॉइस है, कोई भी एग्रीमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, कुछ भी चीज़ है, आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आप सैलरी क्लास पर्सन है तो आप अपने बैंक अपनी कंपनी से अपना सैलरी टैक्स सर्टिफिकेट लें। आपने कोई चीज़ परचेज की है, उस पर टैक्स कटा है, मेजर अमाउंट है, तो आप उस बंदे से अपना टैक्स का जो सर्टिफिकेट है, सीपीआर है, जो डॉक्यूमेंट होता है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, वो आप उससे लें और उसको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें उस चीज़ के बारे में। एफबीआर कभी क्वेश्चन करे तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप उसको दे सकें। और जो फॉरेन रिमिटेंस है, वो उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वो लिमिट है 5 मिलियन की, क्वेश्चन किया जा सकता है, मगर वो भी तब है जब आपने अगर वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू चीज़ें की हैं। अगर प्रॉपर बैंकिंग चैनल नहीं है तो फिर आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको नोटिस आ सकता है और उस पर वो क्वेश्चन आपसे करेगा। तो अगर अब फर्दर ये एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें अभी 3 4 5 6 दिन पहले की बात है, जिसके बारे में पहले तो ऊपर जो मैं बात कर रहा था वो बात कर रहा था बैंक डाटा देगा एफबीआर को आपकी ट्रांजैक्शंस के बारे में, या आपका विद होल्डिंग एजेंट जिसने आपका टैक्स काटा है वो एफबीआर को डाटा देगा। अभी जो वो होने जा रहा है वो एफबीआर रिवर्स चीज को करने जा रहा है। एफबीआर आपका डाटा भी बैंक को देगा जिसमें आपकी इनकम, आपका टर्नओवर, जो भी आपका इनकम कमा रहे हैं वो बैंक को दिया जाएगा। और बैंक को कहा जाएगा कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो इस डाटा से अलाइन नहीं हो रही है वो हमें बताई जाए। अब बैंक उस चीज को उसी टाइम ब्लॉक नहीं कर देगा आपका अकाउंट, वो सिर्फ एफबीआर को रिपोर्ट करेगा जो एफबीआर ने डाटा दिया है बैंक को, तो वो उसको कंपेयर करते हुए वो डाटा साथ ही फ्लैग्स उसको जो भी उन्होंने क्वेरी लगाई होगी, वो न्यू मैकेनिज्म जो भी उन्होंने जनरेट किया है, तो वो एफबीआर को बताएगा जी आपने हमें इस बंदे के इनकम इतनी बताई है, इतना टर्नओवर है इसका, बट हमारे पास जो इसकी अभी ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी हुई हैं जो इस चीज के रेलिवेंट इससे मैच नहीं कर रही है। तो अब बैंक आपका रिस्पॉन्स पे आपको वो डाटा देगा जो एफबीआर ने उसको आपका डाटा दिया हुआ है बैंक को, तो वो उस रिस्पॉन्स में बैंक आपको वो एफबीआर को डाटा देगा। तो अगर अब मैं बात करूं जी, डाटा जो रिपोर्ट होता है वो कैसे रिपोर्ट होता है, तो वो आपको मैं कुछ अपने में किसी क्लाइंट का एक डाटा मैंने दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वहाँ पे ये चीज़ें रिपोर्ट हो सकती हैं, विद होल्डिंग है, पेमेंट हो रही है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, इंटरनेशनल ड्राइवर्स हैं, डेफिनेटली जब आप टिकट बुक करते हैं तो उसके ऊपर विद होल्डिंग होती है, तो वो मैंने आपको ऊपर भी मैं बता रहा था, जैसे ही आपकी विद होल्डिंग होती है आपके सीएनएसी पासपोर्ट के अगेंस्ट होती है, तो एफबीआर के पास आपका डाटा चला जाता है, जो भी सीएनएसी के अगेंस्ट चीज है तो वो डाटा आपका एफबीआर के अगेंस्ट चला जाता है। अब प्रॉपर्टीज है, आप लैंड परचेज की है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस है, बड़े स्कूल्स हैं, तो वो आपका टैक्स उस पे जो फीस आप पे कर रहे होते हैं उस पे टैक्स लगा आपका ना लग रहा होता है, उसके अंदर भी टैक्स आ रहा होता है। तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, वो भी आपका डाटा रिपोर्ट करते हैं। व्हीकल आपने परचेज की है उस पर टैक्स लगेगा, तो उस पे भी आपका डाटा एफबीआर के पास जा रहा होता है। पेमेंट और विदहोल्डिंग के बारे में ये देखें, सेक्शन वाइज और प्लस अमाउंट किस चीज़ की कितनी अमाउंट थी उस पर टैक्स, यहाँ पे आगे टैक्स होता है, वो टैक्स कितना था वो रिपोर्ट होता है आपका, ये टैक्स ईयर वाइज डाटा जनरेट हो जाता है, डेट आ रही होती है, ये अमाउंट आपके बैंक स्टेटमेंट या आपके क्रेडिट कार्ड में वहां पे भी आ रही होती है। सैलरी का ये देखिए, सैलरी के सेक्शन के सैलरी जिसकी भी है ये उस पर टैक्स कटा है, तो आपका रिपोर्ट होता है, आप अब इसको कंसील नहीं कर सकते। तो आपने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो प्रॉपर फाइल करनी है। फर्दर बात करूं तो जैसे मैं ऊपर बता रहा था कि जैसे 2 लाख की लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो वो डाटा अपलोड कर दिया जाता है एफबीआर के पोर्टल पे। अब ये जिस बंदे की ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका डाटा रिपोर्ट हुआ हुआ है। अब अगर उस बंदे का डाटा रिपोर्ट हुआ है और वो अपनी एक्सपेंसेस बड़े थोड़े से दिखा रहा है, तो वो मिसमैच है, तो वो एफबीआर की नोटिस भेजेगी। फर्दर अगर मैं बात करूँ तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो उस पे भी जो ये डाटा आ रहा है वो भी इंटरनेशनली आप एपीआई के पोर्टल पे सारा जो टिकट जनरेट होती है उस पर टैक्स लगता है, तो वो जो टिकट जनरेटिंग एजेंसी है या जिससे भी आपने टिकट परचेज की है या पीआई है फॉर एग्जांपल, तो वो डाटा आपके एफबीआर के पोर्टल पे जाता है क्योंकि उस पर विदहोल्डिंग हो रही होती है। ये सिंपल रूल ज़हन में रख लें कि विदहोल्डिंग जैसे ही होगी आपके सीएनएसी के अगेंस्ट वो होगी, और तो जो आपका टैक्स विथहोल्ड कर रहा है उसने अगर रिपोर्ट कर दिया है तो वो सीएनएसी के अगेंस्ट आपके आरबीआई के पोर्टल पे आ गए, आप उसको अब छुपा नहीं सकते हैं। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न उसके अगेंस्ट प्रॉपर देखते हुए आपने मिस मैच ना हो आपने फाइल करनी है। तो ये कुछ लिमिट्स थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो बताना बहुत जरूरी था। फर्दर कुछ ऐसी चीजें हैं बैंक्स आपकी एएमएल के बारे में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में डाटा आपका
जो रेगुलेटर है इन चीज़ों को देखते हुए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हैं, अनयूजल ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो उनको ना आपका डाटा सारा जा रहा होता है। तो अब सिंपल सी बात यह है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, आपका डाटा सारा एफबीआई के पोर्टल पे जनरेट हो रहा है, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, विद रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, आपके मिसमैचिंग नहीं कहीं नजर आनी चाहिए। तो इन चीज़ों को करते हुए आप नोटिस आने के जो चांसेस हैं वो बहुत मिनिमम कर देते हैं। एफडीआई फिर भी आपको नोटिस भेज सकता है, बट वो चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तो होपफुली ये चीज़ें सारी आपको हेल्प आउट करेंगी कि अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैसे आपने लेके चलना है, कैसे डाटा मेंटेन करना है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे आपने दिखानी है। तो होपफुली ये सारा ना आप चीज़ ये सारी चीज़ें आपको ना हेल्प आउट करेंगी। थैंक यू वेरी मच।